ठीक है, तो लेट्स से मैं अगर एक सिंपल एग्जांपल लूँ, अगर मैं नंबर 4 और नंबर 5 इन दो एग्जांपल को लूँ, तो अगर मैं ऐसे बोलूँ कि 4 इज लेस देन 5, तो ये स्टेटमेंट जो है ये ट्रू है या फॉल्स है? 4 इज लेस देन 5, ये जो स्टेटमेंट है मेरा, ये ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है सर। ट्रू है, ट्रू। राइट? तो कोई भी लॉजिक जो होता है, वो लॉजिक अगर मेरा ट्रू हो तो मुझे आउटपुट में एक वैल्यू मिलता है, अगर फॉल्स हो तो एक आउटपुट में वैल्यू देगा। मतलब मैं एक लॉजिक लिखूंगा इफ स्टेटमेंट के अंदर कि अगर वो लॉजिक ट्रू है तो आउटपुट में मुझे ये वैल्यू दो, अगर वैल्यू वो लॉजिक अगर फॉल्स है मेरा, तो आउटपुट में मुझे समथिंग वैल्यू दो। लेट्स कंसिडर कि अगर मैंने 4 इज लेस देन 5 ये लॉजिक चेक करने के लिए बोला है इफ स्टेटमेंट की, इफ 4 इज लेस देन 5, देन अगर ये ट्रू है देन 1 देगा, अदरवाइज 0 देगा। सिंपल। ठीक है, तो ऐसे में इफ स्टेटमेंट हमारा यूज होता है। अभी मान के कंसिडर चलो कि लेट्स से हम टेबल व्यू में जाते हैं। ठीक है, ये जो इनकम लेवल का जो कॉलम था, राइट, किसी को याद है ये हमने कैसे बनाया था पावर क्यूरी में? अगर मैं ट्रांसफॉर्म में जाऊं, कंडीशन यूज किया था सर। राइट, मतलब हमने प्रोडक्ट में था ना वो, या किस में था, कस्टमर में था? इनकम लेवल का, राइट, ये वाला। तो यहाँ पे देखो ये इफ स्टेटमेंट यूज हुआ है ना यहाँ पे। पावर क्यूरी में भी हमने जब ये कॉलम बनाया था तो ये इफ स्टेटमेंट से ही बना था। जैसे कि इफ अगर इनकम लेवल की वैल्यू अगर 1.5 लाख से ज़्यादा है तो मुझे आउटपुट में वेरी हाई चाहिए। इसका मीनिंग वही होता है कि इनकम लेवल की वैल्यू अगर 1.5 लाख से ज़्यादा है देन वेरी हाई, अगर वो 1.5 लाख से कम है देन हाई, एंड अगेन 1 लाख से कम है तो एवरेज। ये जो सेम जो हमने पावर क्यूरी में किया था, इसको हम डैक्स के थ्रू यहाँ पे डैक्स में कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं उसको देखते हैं अभी। इसको मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ और यहाँ पे लेट से इनकम लेवल के साइड में एक नया कॉलम बनाते हैं, न्यू कॉलम। से इनकम लेवल 1 इज इक्वल टू, पहले आएगा इफ, क्या चेक करना है मुझे, इनकम लेवल में हमने किस कॉलम को यूज किया था, एनुअल इनकम को यूज किया था ना। तो मैं इफ में डालूंगा कि एनुअल इनकम, इफ क्या नाम है इसका, कस्टमर का एनुअल इनकम, राइट, ये कस्टमर का एनुअल इनकम ये अगर मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 1,50,000 है, अगर कस्टमर का एनुअल इनकम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 150,000 है, तो आउटपुट में मुझे क्या चाहिए? हमने क्या डाला था वहां पे? वेरी हाई, राइट। कोई बता सकता है मुझे यहाँ पे क्या डाला था हमने? वेरी हाई डाला था ना। हाँ यस। यस सर। तो इनकम लेवल पे मैं अगर यहाँ पे मैं लॉजिक दे रहा हूँ कि कस्टमर का एनुअल इनकम अगर 1.5 लाख से या 1.5 लाख या 1.5 लाख से ज्यादा है, तो आउटपुट में मुझे चाहिए डबल इन्वर्टेड कॉमा में वेरी हाई।
ठीक है, एक कंडीशन मैंने चेक की, सेकंड कंडीशन में मुझे वापस इफ स्टेटमेंट यूज करना पड़ेगा कि इफ, मैं वापस चेक कर रहा हूं कि कस्टमर का एनुअल इनकम अगर लेस देन 1,50,000 एंड कस्टमर का एनुअल इनकम ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लाख, मैं कंडीशन दे रहा हूँ, ध्यान से देखो यहाँ पे मैंने क्या कंडीशन दिया कि अगर एनुअल इनकम उसका 1.5 लाख से कम है एंड 1 लाख से ज्यादा या 1 लाख है, बराबर, देन आउटपुट में मुझे क्या चाहिए, हाई, राइट, हाई था ना। हाय हाय सर। ओके, अगेन तीसरा इफ कि अगर कस्टमर का एनुअल इनकम, कस्टमर का एनुअल इनकम अगर नेक्स्ट कंडीशन क्या थी, 50,000 थी ना, तो कस्टमर का एनुअल इनकम अगर 1 लाख से कम है एंड कस्टमर का एनुअल इनकम ग्रेटर देन इक्वल टू 50,000 है, देन आउटपुट में मुझे क्या चाहिए, एवरेज है क्या, यस। एंड लास्ट कंडीशन अगर इफ कस्टमर का एनुअल इनकम ये लेस देन 50,000 है, देन आउटपुट में मुझे क्या चाहिए, लो है ना। क्लियर है, मैं इसको इंटर कर रहा हूँ, ये देखो अगर मैं इस इनकम लेवल पे, ये इनकम लेवल अपन ने पावर क्यूरी में बनाया था ना, तो यहाँ पे लेट से मैं हाई की वैल्यू सेलेक्ट करता हूँ, तो देखो ये हाई के लिए अपना जो अपन ने इनकम लेवल डैक से बनाया ये भी सेम ही आउटपुट दे रहा है ना, इसमें भी हाई ही आया है। तो इस इनकम लेवल पे क्या किया हमने कि इफ स्टेटमेंट यूज किया, पहले वाला जो इफ स्टेटमेंट था यहाँ पे अपन ने एक लॉजिक पास किया, क्या लॉजिक था कि तुम उस रो में जाओ, उस रो में चेक करो कि एनुअल इनकम अगर मेरा 1.5 लाख या उससे ज़्यादा है तो मुझे आउटपुट में हाई चाहिए। जैसे ही यहाँ पे मैं इस कॉमा के बाद कॉमा डालता हूँ तो देखो यहाँ पे क्या बोलता है कि लॉजिकल टेस्ट, रिजल्ट ट्रू है तो हमने बोला कि हाँ वेरी हाई दे, लेकिन रिजल्ट अगर फॉल्स है, रिजल्ट फॉल्ट से मतलब अगर वो ग्रेटर देन 1,50,000 नहीं है तो हमें और एक कंडीशन देनी पड़ेगी कि वो अगर 1,50,000 से ज़्यादा या कम नहीं है, तो 1,50,000 से कम होगा ना, तो दूसरी कंडीशन हमने क्या चेक करने के लिए बोला कि चेक करो कि 1,50,000 से कम है और 1 लाख से और इक्वल टू 1 लाख है तो हाई देना। इस फॉल्स वाली कंडीशन को अचीव करने के लिए हमने और एक इफ यहाँ पे यूज किया। सो ऐसे हमने नेस्टेड इफ्स यहाँ पे यूज किए हुए हैं इस केस में। इफ स्टेटमेंट लॉजिकल, जैसे लॉजिकल स्टेटमेंट होता है इफ का, आप यहाँ पे जैसे अगर मैंने सिर्फ एक ही लाइन का एक इफ डाल यहाँ पे यूज किया होता, लेट्स से कस्टमर्स एनुअल इनकम इज ग्रेटर देन इक्वल टू वेरी हाई, तो मुझे सिर्फ वो वेरी हाई का ही देता, ये बाकी की कंडीशन वो चेक नहीं करता, मुझे बाकी कंडीशंस भी चेक करनी थी, इसलिए मैंने नेस्टेड इफ यूज करके वो बाकी की कंडीशन चेक की हुई है। इफ स्टेटमेंट समझा क्या तुमको, कैसे इफ स्टेटमेंट वर्क किया, सेम वे जैसे अपन ने उसको पावर क्यूरी में यूज किया था सेम वे उसने यहाँ पे भी हमने उसको यूज किया है। ये जो डबल एम्पर साइड है, ये डबल एम्पर साइड दो लॉजिक अगर एक साथ कनेक्ट करने हैं आपको, तो दो और मोर, तो उसको यूज कर सकते हैं। इसका और एक वे ऐसा है, आप यहाँ पे इफ के बाद उसको एंड यूज कर सकते हो,
लेट्स से अभी ये वाला जो मैंने डबल एंड यूज़ किया है ना, अगर मुझे ये यूज़ ना करते हुए एंड यूज़ करना रहेगा तो मैं यहाँ पे एंड डालूंगा, ऐसे यूज़ करूँगा उसको। ये देखो, ये मैं, ये जो ऊपर वाला देखो, ऊपर वाला जो मैंने ये डाला हुआ है, ये वाला ये स्टेटमेंट, इसमें मैंने ये एम्पर डबल एम्पर सेट यूज़ किया है। मैं ऐसे भी यूज़ कर सकता हूँ, या इफ़ के बाद ऐसी एंड कंडीशन दे के उसमें दो लॉजिक पास कर सकता हूँ, ये वाला। समझ में आया? बोलो बोलो, समझा? मैंने थोड़ा डिफिकल्ट एग्जांपल लिया, मतलब नेस्टेड इफ का लिया हुआ है, ताकि आपको थोड़ा ये क्लियर हो सके कि इफ जो स्टेटमेंट है वो इफ स्टेटमेंट सिर्फ सिंगल लाइन में यूज नहीं हो सकता, वो मल्टीपल लाइंस में नेस्टेड फॉर्म में यूज हो सकता है। हाँ सर, समझा समझा सर। समझा ना? तो हाँ अभी, सर। यस सर। ओके, तो अभी अगर मेरे मुझे मैं ये नेस्टेड इफ यूज कर सकता हूँ, तो इसका एक अल्टरनेट भी है। जैसे मैं और एक कॉलम बना रहा हूँ, जैसे मैं न्यू कॉलम बना रहा हूँ, यहाँ पे लेते हैं जैसे इनकम लेवल 2 इज इक्वल टू स्विच। ये स्विच फंक्शन यूज कर रहा हूँ मैं अभी। स्विच में मैं पहले पास कर रहा हूँ कि ट्रू, स्विच ट्रू, स्विच ट्रू में मैं पहली कंडीशन दे रहा हूँ कि कस्टमर का एनुअल इनकम अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 1,50,000 है, 1,50,000। ये देखो, एक्सप्रेशन के बाद क्या पूछ रहा है मुझे? वैल्यू। वैल्यू में मैंने पास किया कि कस्टमर्स एनुअल इनकम इज ग्रेटर देन 1,50,000। तो रिजल्ट क्या चाहिए मुझे? वेरी हाई। ठीक है, कॉमा, सेकेंड वैल्यू, कस्टमर का एनुअल इनकम अगर लेस देन 1,50,000 है, एंड ग्रेटर देन 1 लाख। कस्टमर का एनुअल इनकम ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लाख है, 1 लाख। देन आउटपुट में मुझे चाहिए हाँ। हाई। तीसरी कंडीशन, अगर कस्टमर का एनुअल इनकम लेस देन 1 लाख है, एंड कस्टमर का एनुअल इनकम ग्रेटर देन इक्वल टू 50,000 है, 50,000 देन मुझे चाहिए एवरेज। एवरेज, राइट। नो। एंड इल स्टेटमेंट में अगर ये सारी कंडीशंस, मत मान लो कि ये सारी कंडीशन अगर वो 1,50,000 से ज़्यादा है तो हाई मिलेगा, 1 लाख एंड 1,50,000 के बीच में तो हाई मिलेगा, देन अगर 50,000 से 1 लाख के बीच में रहेगा तो एवरेज मिलेगा। बट अगर वो एनुअल इनकम इस किसी भी कंडीशंस में वो अगर सेटिस्फाइड नहीं होता, तो इन शॉर्ट वो आउटपुट क्या देना चाहिए मुझे? लो ही देना चाहिए ना, इल स्टेटमेंट के हिसाब से। अगर वो जो वैल्यू है वो वैल्यू इन तीनों में कैटेगरी में नहीं बैठती है, तो इन शॉर्ट वो फोर्थ कैटेगरी में ही रहेगी। तो मैं इसको एंटर कर रहा हूँ। सी, इनकम लेवल हाई पे हमने फिल्टर किया हुआ था, तो दोनों इनकम लेवल मुझे सेम आउटपुट दे रहे हैं। तो मैं नेस्टेड इफ करके जो ला रहा था, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टेक्स्ट है, राइट? ये नेस्टेड इफ का मैंने यूज किया, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है याद रखने के लिए या अंडरस्टैंड करने के लिए।
बट दिस कंपेरेटिव टू दिस स्विच स्टेटमेंट ये थोड़ा इजी है, राइट? बस आपको कंडीशन पास करनी है। तो अगर नेस्टेड इफ है, आप अगर मल्टीपल इफ्स यूज कर रहे हो, तो मल्टीपल इफ्स अगर यूज ना करना हो आपको, देन यू कैन यूज स्विच स्टेटमेंट। आप स्विच यूज करके नेस्टेड इफ को इलिमिनेट कर सकते हो। आपको अगर नेस्टेड इफ यूज नहीं करने हैं, मल्टीपल इफ्स यूज नहीं करने हैं, देन यू कैन यूज स्विच स्टेटमेंट। आप ये स्विच स्टेटमेंट यूज कर सकते हो, ठीक है? तो स्विच स्टेटमेंट कब यूज कर सकते हो? अगर मल्टीपल इफ्स आपको यूज करने हैं डैक्स में, और आपको इफ स्टेटमेंट में मल्टीपल इफ्स करने में दिक्कत आ रही, तो यू कैन यूज स्विच स्टेटमेंट। स्विच थोड़ा सोफिस्टिकेटेड है, इजी टू अंडरस्टैंड है। बस आप ट्रू कंडीशन पास कर दो, एंड देन आपकी जो लॉजिक्स है, लॉजिक पास करके जो रिजल्ट आपको चाहिए वो पास कर लो, ठीक है? इफ स्टेटमेंट और स्विच दोनों फंक्शन समझ में आए? हाँ सर। हाँ सर। Yes, sir. ओके, सो नेक्स्ट फंक्शन है सेलेक्ट कॉलम एंड ऐड कॉलम। बेसिकली सेलेक्ट कॉलम एंड ऐड कॉलम बोथ आर द टेबल फंक्शन। टेबल फंक्शंस क्या होते हैं कि जैसे मैं यहाँ पे न्यू मेजर कर रहा हूँ, और यू न्यू मेजर में जब मैं कोई मेजर क्रिएट करता हूँ, तो वो मेजर मुझे एक स्केलर वैल्यू देता है, मतलब एक सिंगल वैल्यू देता है, जो कि आप यहाँ पे रिपोर्ट व्यू में किसी भी डैक्स, किसी भी कार्ड विजुअल पे आप देख सकते हो। बट टेबल विजुअल में, जैसे ये यहाँ पे न्यू मेजर है, न्यू कॉलम है, न्यू टेबल भी है ना यहाँ पे, तो आप डेक्स फंक्शन का यूज करके टेबल्स भी बना सकते हो। कैसे बना सकते हो टेबल्स? सो लेट्स कंसिडर करते हैं हमारा कैलेंडर टेबल का एग्जांपल। देन वी कैन यूज अपना ऐड कॉलम्स एंड सेलेक्ट कॉलम स्टेटमेंट, ठीक है? तो पहले सेलेक्ट कॉलम एंड ऐड कॉलम देख लेते हैं, देन मैं आपको बताता हूँ कि हमने कैलेंडर टेबल जो है वो कैसे बना सकते हैं यूजिंग टैक्स फंक्शन। सो मैं न्यू टेबल ले रहा हूँ, क्योंकि ऐड कॉलम्स एंड सेलेक्ट कॉलम्स आर द टेबल फंक्शंस जो कि हमें एक टेबल प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि मैं कोई कॉलम अगर सेलेक्ट करता हूँ किसी भी टेबल के अंदर का, तो बेसिकली वो कॉलम्स की मल्टीपल वैल्यूज होती है, हर एक रो के लिए उसकी अलग अलग वैल्यू होती है ना, तो वो एक टेबल ही हो जाता है। अगर किसी टेबल में एक कॉलम हो और उस कॉलम में अगर सिंगल भी वैल्यू हो, तो उसको एक टेबल ही कंसिडर किया जाता है, राइट? तो मुझे सेलेक्ट कॉलम्स एंड ऐड कॉलम्स या समराइज कॉलम्स, ऐसे टेबल्स फंक्शंस को यूज करने के लिए या बनाने के लिए मुझे टेबल फंक्शंस ही यूज करने पड़ते हैं। तो न्यू टेबल, ठीक है? तो न्यू टेबल को मैं नाम देते हूँ, लेट्स से एग्जांपल सेलेक्ट कॉलम इज इक्वल टू फंक्शन यूज करते हैं सेलेक्ट कॉलम। मैं जैसे ही सेलेक्ट कॉलम को यूज करता हूँ या इस फंक्शन को सेलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे देखो ये मुझे एक एक्सप्रेशन में क्या बता रहा है कि रिटर्न्स अ टेबल विद सेलेक्टेड कॉलम्स फ्रॉम द टेबल एंड न्यू कॉलम स्पेसिफाइड बाय द डेक्स एक्सप्रेशन। इसका मतलब होता है कि सेलेक्ट कॉलम्स में आप मान लो कि अब भाई हमारा कैलेंडर टेबल है, तो लेट्स से मैं यहाँ पे, या लेट्स से अपना कस्टमर टेबल है, तो कस्टमर टेबल में पास कर रहा हूँ। इस कस्टमर टेबल से मुझे कुछ कॉलम्स चाहिए। लेट्स से मैं कस्टमर का नाम, कस्टमर का फर्स्ट नेम, ये जो फर्स्ट नेम है, ये फर्स्ट नेम मैं लेना चाहता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे एक ऑब्जर्व करो कि मैंने क्या सेलेक्ट किया कि कस्टमर टेबल से कस्टमर का फर्स्ट नेम। इस टेबल को अगर मैं सेलेक्ट किया तो कितने रो मिल रहे हैं मुझे? 18148। और मैं अगर कस्टमर टेबल में जा रहा हूँ, कितने रोज है टोटल? 18148। तो मतलब जो नया टेबल क्रिएट हुआ है सेलेक्ट कॉलम का, जो मैंने यूज किया, उस उसने क्या किया, एक नया टेबल मुझे बनाया। ये देखो यहाँ पे बनाइए, सेलेक्ट कॉलम का यूज करके जो अपन ने बनाया,
इसमें उस पर्टिकुलर टेबल में से मैंने सिर्फ एक कॉलम उठाया और उसका एक सेपरेट टेबल बना लिया। ठीक है, अभी एक एग्जांपल और लेते हैं ऐड कॉलम्स का। जैसे मैं अगेन न्यू टेबल कर रहा हूँ, एक काम करते हैं, छोड़ो, सेलेक्ट कॉलम में पहले लेट्स एक नया कॉलम भी यहाँ पे क्रिएट करते हैं। तो लेट्स से मैं नए कॉलम को नाम देता हूँ यहाँ पे। सेलेक्ट कॉलम में हमने पहले कस्टमर के टेबल से एक कॉलम लिया एंड एक नया कॉलम यहाँ पे बना रहे हैं कि लेट्स से नाम देते हैं इसको फर्स्ट कैर। फर्स्ट कैर नाम देते हैं कॉलम को, और उसका एक्सप्रेशन रहेगा लेट्स से लेफ्ट। टेक्स्ट में आएगा कस्टमर का क्या, ये फर्स्ट नेम है ना, कस्टमर का फर्स्ट नेम एंड नंबर ऑफ कैरेक्टर लेट्स से 1। ये मैंने एक्सप्रेशन पास किया है। मैंने एक फंक्शन यूज़ किया लेफ्ट। लेफ्ट फंक्शन क्या करता है कि जो टेक्स्ट का कॉलम हम उसमें पास करते हैं, जैसे पावर क्यूरी में हमने देखा ना कि अगर मुझे फर्स्ट कैरेक्टर चाहिए, सेकंड कैरेक्टर चाहिए, तो अपन एक्सट्रैक्ट फंक्शन में वो रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं या कैरेक्टर सेलेक्ट कर सकते हैं पावर क्यूरी में। तो वैसे लेफ्ट फंक्शन को यूज़ करके या टैक्स यूज़ करके आप वैसे ही सेम फंक्शनलिटी यहाँ पे कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, बस जो कॉलम मैंने यहाँ पे लाया ना, तो उस कॉलम में से एक फर्स्ट कैरेक्टर निकाल के मैंने एक नया कॉलम यहाँ पे क्रिएट किया और मैं इंटर कर रहा हूँ। तो देखो ये फर्स्ट कैरेक्टर जो है, ये एक नया कॉलम यहाँ पे क्रिएट हुआ। लेकिन ठीक है, अभी एक चीज़ ऑब्जर्व करो, सेलेक्ट कॉलम हमने यूज़ किया। सेलेक्ट कॉलम में क्या किया हमने, टेबल पास किया। टेबल पास करने के बाद हमने बोला कि हाँ इस टेबल से मुझे ये पर्टिकुलर कॉलम चाहिए और मुझे कुछ नए कॉलम बनाने थे, तो मैंने नए कॉलम भी बनाए। तो उतना ही आउटपुट मुझे यहाँ पे मिला, मुझे वो पर्टिकुलर एक कॉलम मिला और जो नया कॉलम मैंने यहाँ पे बनाया वो मिला। अभी अगर मैं एक नया टेबल वापस से लेता हूँ, नया टेबल, और यहाँ पे हम डालते हैं ऐड कॉलम्स। ये इंपॉर्टेंट है ना, इंटरव्यू में आप पूछते हैं हमेशा डिफरेंस बिटवीन सेलेक्ट कॉलम्स एंड ऐड कॉलम्स। मैं आपको अभी सेलेक्ट कॉलम मैंने आपको बताया, ऐड कॉलम्स बता दो, देन हम डिस्कस करेंगे कि डिफरेंस क्या है दोनों में। ठीक है, तो मैं ऐड कॉलम फंक्शन यहाँ पे डालता हूँ। यहाँ पे देखो इसका आउटपुट में क्या लिखा हुआ है कि रिटर्न अ टेबल विद न्यू कॉलम स्पेसिफाइड बाय द डेक्स एक्सप्रेशन। तो अगेन इसका और उसका जो पैरामीटर्स है वो सेम ही है, सेलेक्ट कॉलम्स और ऐड कॉलम्स का, टेबल नाम एंड एक्सप्रेशन उसका भी है। सेलेक्ट कॉलम का भी यही था, टेबल नेम एंड एक्सप्रेशन। तो लेट्स से मैं यहाँ पे नाम पास करता हूँ कस्टमर्स का, ठीक है, और यहाँ पे मैं जो नया जो मुझे कॉलम चाहिए, जैसे फर्स्ट कैर का कॉलम मुझे यहाँ पे चाहिए, तो उस फर्स्ट कैर का नाम दे रहा हूँ एंड देन अगेन एक्सप्रेशन में पास कर रहा हूँ फर्स्ट नेम एंड लेट्स से 1। ठीक है, जैसे मैं इंटर करता हूँ तो देखो क्या हुआ यहाँ पे, ये कस्टमर का जो टेबल थे इसके सारे कॉलम्स तो आए, लेकिन सारे कॉलम्स के साथ साथ जो मैंने नया कॉलम बनाया ना वो भी आया। और सिलेक्ट कॉलम में क्या हुआ था, जो कॉलम मैंने कॉल किए बस वो कॉलम आए, जो और जो बनाया वो कॉलम है। मतलब यहाँ पे मैंने ये फर्स्ट नेम का कॉलम एक वहाँ से कॉल किया था, कस्टमर के टेबल से मैंने ये कॉलम उठाया और एक नया कॉलम बनाया, तो वो दो ही कॉलम मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं सेलेक्ट कॉलम का यूज़ करके। लेकिन ऐड कॉलम के केस में क्या हो रहा है कि जिस जिस टेबल का मैं रेफरेंस ले रहा हूँ उस टेबल के सारे कॉलम्स अपने आप यहाँ पे ऐड हो गए, और उसके साथ जो नया कॉलम मैंने बनाया वो कॉलम यहाँ पे ऐड हुआ लास्ट में फर्स्ट क्या। तो डिफरेंस क्या हुआ सेलेक्ट कॉलम्स एंड ऐड कॉलम्स में, सेलेक्ट कॉलम्स में ओनली उतने ही कॉलम्स एंड नए कॉलम्स आएंगे जितने आप कॉल करोगे। सेलेक्ट कॉलम का जो पैरामीटर है जैसे टेबल नेम एंड एक्सप्रेशन, तो वहाँ पे सेलेक्ट कॉलम फंक्शन में इवन आपने उस पर्टिकुलर सेलेक्ट कॉलम फंक्शन का जो इंफॉर्मेशन जो यहाँ पे
यहाँ पे क्या कह रहा है वो, रिटर्न्स अ टेबल विथ सेलेक्टेड कॉलम्स फ्रॉम द टेबल। डेफिनेशन देखो इसका क्या है, रिटर्न्स अ टेबल विथ सेलेक्टेड कॉलम्स फ्रॉम द टेबल एंड न्यू कॉलम स्पेसिफाइड बाय द डेक्स। हमने उस टेबल से ये फर्स्ट नेम का कॉलम को सेलेक्ट किया था एंड एक नया कॉलम क्रिएट किया, तो दो ही कॉलम मुझे आउटपुट में मिलेंगे इन केस ऑफ सेलेक्ट कॉलम्स। लेकिन ऐड कॉलम्स में क्या होगा, ऐड कॉलम्स का जो डेफिनेशन है उसमें क्या है कि सेलेक्टेड टेबल्स के सारे कॉलम एंड जो ऐड कर रहे हो वो नया कॉलम। यहाँ पे देखो वापिस से दिखा रहा हूँ मैं, रिटर्न्स अ टेबल विद अ न्यू कॉलम स्पेसिफाइड बाय द डेक्स एक्सप्रेशन। जो नया कॉलम अपन डेक्स एक्सप्रेशन से स्पेसिफाई कर रहे हैं वो कॉलम तो यहाँ पे बस इस ओल्ड टेबल में, जो कस्टमर का एग्जिस्टिंग टेबल में, उसमें ऐड हो जाएगा और एक नया टेबल बन जाएगा। समझे डिफरेंस, समझे? सेलेक्ट कॉलम्स एंड ऐड कॉलम्स। हेलो, हेलो, यस सर। अरे तो वैसे बोलो जरा, मुझे पता तो चले समझा कि नहीं समझा। हेलो समझा ना? हाँ हेलो बोलो। सर, न्यू कॉलम में वो Yes. नेम फर्स्ट नेम सेम ही क्यों आ रहा है जेनिफर सब में? सिलेक्ट कॉलम में सिलेक्ट कॉलम पहले सिडनी आया था ना, इसलिए सेलेक्ट कॉलम में क्या क्या क्या? वो सिलेक्ट कॉलम में फर्स्ट नेम में सब रोज में एक ही नाम आ रहा है जेनिफर, वो कैसे आ रहा है? ये वाला, हाँ हाँ ये जेनिफर नाम है ना, इसका जे आ रहा है। नहीं नहीं सर, लेकिन सभी रोज में जेनिफर ही क्यों नाम आ रहा है? वो उधर बहुत सारे नाम है ना। आ रहा है ना, एरन भी है ना। हाँ तो सब सब नहीं आ रहे, आप ऑलरेडी सब सिलेक्टेड थे, अभी अभी तो आपने स्पेसिफिक सिलेक्ट किया। आ रहे होंगे ना, ऐसे कैसे? ये देखो आ रहे हैं ना। हाँ हाँ स्क्रॉल करो ना नीचे, ये अच्छा 18,148 रोज है ना, वो सॉर्ट हुआ है बस। सर त्याच्या आधी पण आपण कस्टमर्स फर्स्ट नेम सिलेक्ट केलं होतं तर तिथे सिडनी येत होतं. हाँ काय काय काय? मैं पहिले पहिले आपण फर्स्ट नेम सिलेक्ट केलं होतं ना इथे सिलेक्ट कॉलमच्या तिथे, हाँ तर तिथे सिडनी येत होतं. सिडनी। हा तर ते तिथं नाव नाही आहे ना, ते कंट्रीचं नाव आहे, सॉरी सिटीचं नाव. सिडनी नाही नाव असेल रे तिचं एखादं काय असेल, इथे काहीतरी नाव असेल ना, सिडनी बिडनी काहीतरी. सिडनी एस नसेल तर मध्येच, सिंडी असेल, सिंडी. नाही एस मध्ये, एस मध्ये. एस मध्ये हा एस एस एस. हे का? हो सिडनी नाव आहे, मला वाटलं सिटीचंच नाव आहे. नाही नाही, सिडनी काहीतरी नाव असेल त्याचा, त्यांच्याकडले नाव आपल्याला काय माहिती. सर हे नाव शफल होऊन काही येत नाहीये, म्हणजे फक्त जेनिफरचा डिस्प्ले होते तिथे पहिले. आले का? हा असेल. थँक्यू सॉर्ट सर. करा ना त्याला, सॉर्ट असेंडिंग डिसेंडिंग आहे ना आपल्याकडे. क्लिअर सॉर्ट केलं तर सगळे जातील का? नियर सॉर्ट केलं तर तो जेनिफरने दाखवेले, तो त्याला सॉर्टिंगच माहित नाही, सो त्याला जेनिफर प्रेफरेबल वाटते, सो तो जेनिफर घेतोय. तुम्हाला जर नसेल आवडत जेनिफर तर ए नाही घ्या. ओके ओके, अल्फाबेटिकली नाही करत ते. जेनिफर पसंद नहीं है क्या? नाही सर, ऐसा तसं काही नहीं नाही है सर. सर, नाही सर, डाउट होता. उनको लगा कि अल्फाबेटिकली क्यों नहीं आ रहा है। तो एरन पसंद है क्या? म्यूट कर रहे. ठीक है. सो इन शॉर्ट मेरा कहने का जो पर्पज है कि सेलेक्ट कॉलम्स एंड ऐड कॉलम्स, इन दो के बीच का डिफरेंस समझ में आया ना. यस सर। सेलेक्ट कॉलम में ओनली दोज कॉलम आएंगे जो आपने स्पेसिफाई किए हैं, दोज कॉलम जो आपने स्पेसिफाई किए हैं, और जो कॉलम डेक्स एक्सप्रेशन से आपने यहाँ पे बनाए उतने ही कॉलम आपको बस सेलेक्ट कॉलम में यहाँ पे दिखेंगे.
लेकिन ऐड कॉलम के केस में जो डैक्स एक्सप्रेशन से आपने कॉलम यहाँ पे मेंशन किए होंगे वो कॉलम्स प्लस सारे के सारे कॉलम्स उस टेबल के अंदर के यहाँ पे आ जाएंगे और एक नया टेबल बनेगा। ऐड कॉलम्स। ठीक है, ठीक है सर। ओके सर। ओके। तो यहाँ पे लेट्स से मैं डैक्स के थ्रू जो कैलेंडर बनाना था वो देखते हैं अभी डैक्स के थ्रू कैलेंडर कैसे बनाना है। देन वो एक बार हो जाए अपना, देन अपन ये जो विजुअलाइजेशन के पेजेस है ये कंप्लीट करके दिन पावर बीआई सर्विसेज का पार्ट शुरू करेंगे। ठीक है, ठीक है सर। अभी कैलेंडर जो है ये एक टेबल है या डैक्स है, मतलब एक मेजर है या टेबल है? वो कैलेंडर का जो ये यहाँ पे टेबल बना हुआ है ना, ये क्या है? टेबल है ना? टेबल टेबल है सर। तो अगर टेबल है मुझे एक टेबल ही लेना पड़ेगा ना, नया टेबल। अगर कैलेंडर का टेबल बनाना है मुझे तो एक नया टेबल ही लेना पड़ेगा। यस तो लेट्स से मैं यहाँ पे कैलेंडर डिम नाम का एक टेबल ले रहा हूँ। ठीक है, अभी अपने पास कैलेंडर का जो मैं कैलेंडर यहाँ पे डालता हूँ तो कैलेंडर के लिए मेरे पास दो फंक्शन है। देखो, एक सिर्फ कैलेंडर है, दूसरा है कैलेंडर ऑटो। अगर मैं फर्स्ट फंक्शन सेलेक्ट करता हूँ कैलेंडर, देन ये मुझे आस्क कर रहा है कि स्टार्ट डेट एंड एंड डेट दो, कि जिस एक स्टार्ट डेट रहेगा और एक एंड डेट रहेगा ना। मान लो कि एक साल का कैलेंडर है अपने पास, तो उसकी स्टार्ट डेट क्या हुई? जनवरी 1 जनवरी 2000, लेट्स से करंट ईयर को कंसीडर करते हैं तो 1 जनवरी 2024 ये मेरी स्टार्टिंग डेट हुई। एंडिंग डेट क्या हुई? 31 दिसंबर 2024। करेक्ट। सेम वे कोई भी कैलेंडर आप बनाओगे तो उसके लिए एक स्टार्टिंग डेट चाहिए होगी, एक एंडिंग डेट चाहिए होगी। तो अभी इसके लिए वेरिएबल्स हुआ है क्या हमारा? नहीं हुआ है ना? नहीं सर। नहीं हुआ। नहीं हुआ है। ठीक है, तो लेट्स से वेरिएबल का एक एग्जांपल देता हूँ मैं फर्स्ट आपको, देन विल स्टार्ट विद कैलेंडर। ठीक है, तो लेट्स से हमने कैलकुलेशन में एक चीज़ बनाई थी, प्रॉफिट। प्रॉफिट का फॉर्मूला का यूज़ किया था हमने, टोटल सेल्स यूजिंग सम एक्स एंड टोटल कॉस्ट, राइट? मतलब टोटल सेल माइनस टोटल कॉस्ट, ऐसा ही फॉर्मूला बनाया था। लेट्स से मुझे इसको अगर कमेंट करना है, ये कोड को यूज़ नहीं करना है डैक्स में, तो मैं इसको ऐसे कमेंट कर सकता हूँ, डैश डैश दूंगा तो ये देखो ग्रीन में चला जाएगा। और इसके नीचे मैं शिफ्ट इंटर करके दूसरी लाइन पे जा रहा हूँ। जो यहाँ पे जो मैं लाइन पास करूंगा वो प्रॉफिट इज इक्वल टू वो लाइन कंसिडर करेगा, इस लाइन को वो छोड़ देगा क्योंकि इसको कमेंट किया हुआ है। इसको टाइम बिंग के लिए कमेंट किया है मैंने। लेट्स से मैं आपको वेरिएबल दिखाना चाहता हूँ कि लेट्स से वैर करके, वैर वेरिएबल डिनोट करते हैं अपन। वैर वेरिएबल क्या होता है कि एक टेम्पररी नेम होता है जो आप किसी भी एक्सप्रेशन को या टेबल को या देते हो। यहाँ पे उसको एलियास भी बोलते हैं किसी अदर लैंग्वेज में, एसक्यूएल में वगैरह, बट यहाँ पे डैक्स लैंग्वेज में हम उसको वेरिएबल बोलते हैं। वेरिएबल डिनोट करने के लिए आपको VAR ऐसे टाइप करना होता है। लेट्स से मैं इस वेरिएबल को एक नाम देता हूँ, लेट्स से ए करके, वेरिएबल ए इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे इस वेरिएबल को एक वैल्यू मेंशन करता हूँ कि टोटल सेल्स यूजिंग सम एक्स। मैंने एक नाम दिया, इस टोटल सेल्स यूजिंग सम एक्स को एक नाम दिया कि उसका नाम है ए। और दूसरा एक वेरिएबल बना रहा हूँ मैं, वेरिएबल बी करके, जिसका नाम दे रहा हूँ मैं टोटल कॉस्ट को, वो नाम दे रहा हूँ वेरिएबल बी। दो वेरिएबल बनाए मैंने, वेरिएबल ए इज इक्वल टू दिस सेल्स यूजिंग सम एक्स वाला, दूसरा वेरिएबल बनाया बी टोटल कॉस्ट का। वेरिएबल से अगर हमें रिजल्ट निकालना है तो हम निकालते हैं रिटर्न स्टेटमेंट से। हमें रिटर्न लिखना पड़ता है ऐसे, रिटर्न, एंड देन मैं सिंपली यहाँ पे लिखूंगा कि रिटर्न ए माइनस बी। जो वेरिएबल मैंने यहाँ पे
ए माइनस बी करना है ना मुझे, टोटल सेल यूजिंग सम एक्स माइनस टोटल कॉस्ट करना है प्रॉफिट निकालने के लिए। इन दोनों को तो मैंने अलग से एक नाम दे के रखा है, इसको एक को ए नाम दिया, एक को बी नाम दिया। तो रिटर्न में मैं लिखूंगा ए माइनस बी और मैंने इंटर किया, तो जो प्रॉफिट का जो वैल्यू मुझे मिल रहा था वही प्रॉफिट का वैल्यू इससे भी मिलेगा, 10.47 मिलियन। दिस इज नथिंग बट दिस इस वेरिएबल ए एंड वेरिएबल बी जो हमने बनाया, इसको हम बोलते हैं कि वेरिएबल क्रिएशन और वेरिएबल डिक्लेरेशन। सिंपल हमने क्या किया, इस टोटल सेल्स यूजिंग सम एक्स जो ओरिजिनल फॉर्मूला था हमारा क्या था, सेल्स सम एक्स माइनस टोटल कॉस्ट, सेल्स माइनस कॉस्ट था। तो अल्टरनेट वे पे मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसको मैंने लिया कि टोटल सेल्स यूजिंग सम एक्स को मैंने ए डिनोट किया, टोटल कॉस्ट को मैंने बी डिनोट किया, और रिटर्न में मैंने लिखा कि ए माइनस बी मुझे दे दो आउटपुट में। रिटर्न के बाद, रिटर्न मतलब रिटर्न करो आउटपुट, आउटपुट में क्या चाहिए, ए माइनस बी चाहिए मुझे। तो सेम वे वेरिएबल समझा, शॉर्ट सिंपल कंसेप्ट है वेरिएबल। वेरिएबल को यूज करके आप डिफरेंट डिफरेंट जो बड़े बड़े डैक्स होते हैं उनमें वेरिएबल्स यूज करना पड़ता है हमें, क्योंकि वेरिएबल से क्या होता है कि जो रिपीटेटिव जो वैल्यू होती है ना, जैसे कि कोई बड़ा डैक्स हो और उस डैक्स में मुझे मान लो कि ये टोटल सेल्स यूजिंग सम एक्स बार बार लेना है, तो आगे अगर मुझे वो यूज करना है तो आपने उसको वेरिएबल करके क्रिएट किया हुआ है यहाँ पे, तो आप आगे आप उसको सिर्फ ए यूज करोगे, ए। बाकी आपको पता है ए मतलब क्या है, टोटल सेल्स यूजिंग सम एक्स। क्लियर है वेरिएबल? Yes, sir. ओके, सो देन बढ़ते हैं कैलेंडर टेबल की तरफ। ये जो हमने कैलेंडर टेबल बनाया हुआ है यहाँ पे देखो वो आया है। ये हमारा ओरिजिनल वाला है कैलेंडर, जो हमने इससे बनाया था ना, पावर क्यूरी से जो बनाया था। अभी नया बना रहे हैं डैक्स की तरह, डैक्स के थ्रू। तो लेट्स से मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूँ कैलेंडर यूजिंग डैक्स इज इक्वल टू, दो फंक्शन देखे हमने कैलेंडर, उसमें दो फंक्शन है, कैलेंडर एंड कैलेंडर ऑटो। फर्स्ट फंक्शन कैलेंडर अगर हम यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हमें स्टार्ट डेट एंड डेट देनी पड़ती है। तो स्टार्ट डेट एंड डेट के लिए लेट से मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ कि वेरिएबल का नाम लेट से मैं देता हूँ कि start स्टार्ट डेट इज इक्वल टू, स्टार्ट डेट मेरी है मैक्स, स्टार्ट डेट मिन रहेगी, राइट, मिनिमम डेट रहेगी ना वो। तो सेल्स का जो मेरा टेबल है, लेट से ये सेल्स फैक्ट्स के टेबल के अंदर का जो ऑर्डर डेट का जो कॉलम है ना, जिसको मैंने कैलेंडर कनेक्ट किया होता ना अपन ने, कैलेंडर की डेट का जो कॉलम था ये ऑर्डर डेट को कनेक्ट किया था। तो मैं उस ऑर्डर डेट का रेफरेंस लेके बना सकता हूँ। लेट से मैं बोला कि स्टार्ट डेट मेरी रहेगी, ऑर्डर डेट का जो मिनिमम डेट रहेगा ना वो ले लो तुम, ठीक है। दूसरा वेरिएबल बनाया मैंने एंड डेट, इसको बोलूँगा कि मैक्स ऑफ ऑर्डर डेट, सेल्स फैक्ट टेबल के ऑर्डर डेट का मैक्स डेट। स्टार्ट डेट को मिन डेट दिया, एंड डेट को मैक्स दिया। ये दो वेरिएबल समझ गए कैसे बनाया अपन ने। वेरिएबल का नाम है स्टार्ट डेट। स्टार्ट डेट में मुझे, क्योंकि कैलेंडर बनाना है, कैलेंडर फंक्शन में जब हमें स्टार्ट डेट एंड मिनिमम डेट या स्टार्ट डेट एंड एंड डेट देनी है, मतलब वहाँ पे कोई डेट पास करनी है ना हमें। तो अगर मैंने ऑर्डर डेट का मिनिमम डेट लिया तो एक डेट मिलेगा ना मुझे, जो सबसे पहले वाला डेट होगा। और उसी ऑर्डर डेट के कॉलम को अगर मैं मैक्सिमम डेट लूँ उस कॉलम का, तो वो मैक्सिमम डेट मुझे देगा कि जो डेट उस कॉलम में अवेलेबल है वो वाला। तो उन दो डेट को मैं कैलेंडर फंक्शन में पास करके एक टेबल बना सकता हूँ। लेट से मैं अगर यहाँ पे रिटर्न करता हूँ, रिटर्न कैलेंडर स्टार्ट डेट में, लेट से मैं स्टार्ट डेट का जो मैंने वेरिएबल बनाया, देखो यहाँ पे एक्स करके आ रहा है, एक्स मतलब उस वेरिएबल जो आपने बनाया स्टार्ट डेट, वो स्टार्ट डेट की जगह मैं स्टार्ट डेट दे रहा हूँ, एंड डेट की जगह एंड डेट का वेरिएबल दे रहा हूँ।
दो वेरिएबल मैंने पास किए, स्टार्ट डेट एंड डेट, जो यहाँ पे मैंने बनाए थे कैलेंडर फंक्शन के अंदर, एंड देन आई हिट इंटर। देखो ये डेट का एक कॉलम बन के आया ऑटोमेटिकली। इसमें मिनिमम डेट कौन सा लेगा वो, जैसे मेरे पास 2015, 16, 17 3 साल का डेटा है, तो 1 जनवरी 2015 की वो स्टार्ट डेट लेगा, एंड इसकी एंड डेट देखिए तो कितनी है, 1/1/2018 है। ठीक है, समझ में आया? तो ये कॉलम अगर बन जाता है तो इस कॉलम के बेसिस पे अपन नए कॉलम बना सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी न्यू कॉलम कर रहा हूँ, इस न्यू कॉलम में मुझे लेट से चाहिए इस वाले डेट का रेफरेंस लेके मैं बनाना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए अभी 1/1/2015 को कौन सा डे था, राइट? डे का नाम पता चलेगा ना इससे। तो लेट से अपन डालते हैं कि डे नेम इज इक्वल टू फॉर्मेट, वैल्यू में इस कैलेंडर यूजिंग डैक्स का डेट, ये वाला डेट का कॉलम आएगा, देन फॉर्मेट में आएगा लेट से मुझे उस डे का डी 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 डी, आया नेम, आया डे का, लेट से इसका डेट टाइम है, इसको डेट कर देते हैं। डे नेम हमने बनाया, कैसे बनाया? फॉर्मेट फंक्शन यूज करके बनाया। फॉर्मेट फंक्शन में हमें कैलेंडर टेबल का डेट पास करना होता है, जिस डेट के ऊपर हमें उस डेट से जो एक्सट्रैक्ट करना है। लेट से मैं इस डेट को मैंने पास किया यहाँ पे, डे नेम का अगर क्या कैलेंडर यूजिंग डैक्स डिलीट हुआ शायद, मिनट मैं वापस इसको डिलीट करूँगा। मेरे से मैंने न्यू टेबल लिया, कैलेंडर यूजिंग डैक्स इज इक्वल टू इसका फॉर्मेट अलग से एडिट करते हैं, और हमने एक नया कॉलम यहाँ पे बनाया डे नेम का। डे नेम में हमने यूज किया फॉर्मेट फंक्शन। फॉर्मेट फंक्शन में वैल्यू की जगह सबसे पहले वैल्यू में आपको देना पड़ेगा कि कौन सा कॉलम है। तो कैलेंडर यूजिंग डैक्स वाला जो कॉलम टेबल है उसका डेट का कॉलम मैंने पास किया। देन फॉर्मेट आई वांटेड इज डी 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 डी। मैंने अगर 4 टाइम्स डे लिखा हुआ है, इसका मतलब वो उस डे का पूरा नाम लिखेगा। अगर मैंने लेट्स से यहाँ पे 3 ही डी पास किए हुए हैं, तो देखो नाम क्या आएगा, अभी शॉर्ट फॉर्म में नाम आएगा THUFRI सैटरडे, जैसे शॉर्ट फॉर्म में हम यूज करते हैं नाम, राइट? मेरी आवाज आ रही है ना? यस सर।
यस सर। मैंने 4 डी यूज किए थे तो फुल नेम आया, 3 डी यूज किए तो शॉर्ट नेम आया, मैंने 2 ही डी यूज किए तो क्या आएगा, नंबर आएगा उस डे का 1 2 3 4 5 6 9। और एक ही डी यूज किया, मैंने सिर्फ सिंगल डी यूज किया, जैसे यहाँ पे नंबर देखो 0102 आ रहा है ना स्टार्टिंग, वो आएगा 123 से आएगा। ओके ओके, ओके सर। ये सारी चीजें आपको वापस ट्राई करनी है। अभी अगेन मैंने वापस नया कॉलम चाहिए मुझे, अभी मुझे इसमें से क्या चाहिए, लेट्स से मंथ का नाम भी मुझे इसमें से लेना है। सो लेट्स से मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ मंथ नेम इज इक्वल टू, अगेन फॉर्मेट भी यूज कर सकते हो, मंथ का फंक्शन भी अपने पास देखो, मंथ कैलेंडर यूजिंग डे टाइम। मंथ नेम में उसने क्या दिया, मुझे नंबर दिया, मंथ फंक्शन नंबर डिनोट करता है कि ये कौन सा महीना है, मुझे क्या चाहिए था, नाम चाहिए था। सो इंस्टेड ऑफ मंथ फंक्शन आई यूज फॉर्मेट, कैलेंडर यूजिंग डेट, और फॉर्मेट में मुझे क्या चाहिए, मंथ का नाम चाहिए ना पूरा। मंथ का पूरा नाम आया, इसको भी चेक कर सकते हैं, 3 ईयर पास किए, कुछ डाउट है क्या? नहीं सर। हाँ, मैंने 3 नियम पास किए तो शॉर्ट फॉर्म आया, ओके सर। वापिस 2 नेम पास किए तो नंबर आएगा 010101 ऐसे, और एक एम पास किया तो 11 में आएगा, 01 नहीं आएगा। ओके, जैसे मैंने मंथ नेम बनाया, मुझे मंथ नंबर भी चाहिए होगा ना इस मंथ नेम को सॉर्ट करने के लिए, बराबर। तो यहाँ पे हम देते हैं मंथ नंबर, फॉर्मेट कैलेंडर यूजिंग डेट, मुझे फॉर्मेट में चाहिए नंबर चाहिए मुझे, ठीक है। इस मंथ नेम को सेलेक्ट करता हूँ और सॉर्ट बाय मंथ नंबर, ताकि वो बाद में दिक्कत ना करे जब यूज करेंगे उसको कैलकुलेशन में, समझे। अगेन न्यू कॉलम, मुझे उसमें से अभी मान लो कि डेट निकाल लिया, मंथ निकाल लिया, मुझे उसमें से क्वार्टर चाहिए, तो लेट्स से क्वार्टर, ठीक है। क्वार्टर के लिए मेरे पास फंक्शन है, लेट्स से क्वार्टर कैलेंडर यूजिंग डेट्स का डेट, इस डेट को कॉलम पास करने के बाद उस क्वार्टर का नंबर आएगा, जनवरी का एक क्वार्टर है तो 11 आएगा, लेकिन मुझे नाम कैसे चाहिए, Q1 में चाहिए, राइट, Q1। तो मैं क्या करता हूँ, लेट्स से क्वार्टर, इसको नाम देते हैं क्वार्टर नंबर, एंड एक नया कॉलम बनाते हैं जिसको मुझे चाहिए, जैसे ये Q1 आया है ना, उसके मुझे चाहिए कि वो Q1 करके आया ऐसे। सो QAR या क्वार्टर इज इक्वल टू, लेट्स से मैंने Q डाला यहाँ पे, Q, देन एंड देन चाहिए मुझे क्वार्टर नंबर, देखा ये ऐसे क्या है, Q1 आया ना, कैसे क्या, ये Q को मैंने बस एक डबल इन्वर्टेड कॉमा में डाला और Q को एंड के थ्रू बस इस क्वार्टर नंबर के पहले अटैच कर दिया। समझ रहे हैं ना ये क्या चल रहा है क्लास में अभी। यस सर, यस सर, आई नो। ठीक है, क्वार्टर हो गया। अभी वापस से मैं न्यू कॉलम कर रहा हूँ, अभी मुझे क्या चाहिए, मंथ हो गया, डे नेम हो गया, क्वार्टर हो गया, जैसे ईयर चाहिए मुझे, ईयर इज इक्वल टू फॉर्मेट कैलेंडर टेबल की डेट, अगेन फॉर्मेट कैसा चाहिए मुझे, डबल इन्वर्टेड कॉमा में मैंने दिया वाई वाई वाई,
इंटर 2015। अगेन इसको अगर मैंने 3y दिए तो क्या होगा? ये कुछ दिख रहा है 151 समथिंग, बट ये फॉर्मेट में नहीं बैठ रहा है, ये अलग फॉर्मेट है कुछ। सो बेटर में पास 4y 4 और 2 जो प्रॉपर देगा, 51। ठीक है। अभी Yes. मुझे बताओ कि मुझे नया कॉलम चाहिए एक, जिसमें नाम हो मंथ नेम एंड ईयर का। अपन ने ये बनाया था कॉलम, राइट? मंथ ईयर इज इक्वल टू फॉर्मेट कैलेंडर डेट, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैंने पास किया एम डैश वाई और एक वाई। जैन डैश 2015। इसको सॉर्ट करने के लिए भी मुझे कॉलम चाहिए होगा, तो अगेन न्यू कॉलम मंथ ईयर सॉर्ट इज इक्वल टू फॉर्मेट कैलेंडर डेट, टेबल का डेट, देन फॉर्मेट में मैंने पास किया एम 2 वाई एक नंबर मैंने क्रिएट किया यहाँ पे। नंबर मुझे देगा 01/2015। देन आई सेलेक्ट दिस मंथ ईयर एंड सॉर्ट कॉलम बाय मंथ ईयर सॉर्ट। क्लियर? कुछ डाउट है यहाँ पे? कैलेंडर टेबल जो अपन ने बनाया यूजिंग डैक्स, No, sir. ऐसे आप बना सकते हो डेट का जो ये। अभी यहाँ पे मैंने ये जो यहाँ पे ये सब किया कि ऑर्डर डेट का मैंने मिनिमम एंड ऑर्डर डेट का मैंने मैक्सिमम यूज किया। तो अभी क्या हो रहा है कि 2015 का मतलब ऑर्डर डेट का मिनिमम एंड मैक्सिमम डेट ही वो रेफर कर रहा है। हो सकता है कि आपके डेटा सेट में या टेबल में कुछ डेट ऐसी हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कस्टमर का टेबल है, राइट? तो उस कस्टमर के टेबल में कस्टमर का बर्थ डेट भी है ना, बराबर कि नहीं? कस्टमर का बर्थ डेट है ना, तो वो बर्थ डेट तो 2015 के पहले का ही होगा। कस्टमर का बर्थ डेट है तो 2015 के पहले का, बहुत पहले का होगा बर्थ डेट। तो अगर मुझे कोई इन फ्यूचर मुझे कोई कैलकुलेशन करना रहेगा फॉर द बेस्ड ऑन बर्थ डेट, उस पर्टिकुलर कस्टमर की बर्थ डेट के बेसिस पे कुछ कैलकुलेशन करेगा, तो ये कैलेंडर में यूज कर पाऊंगा क्या? नहीं कर पाऊंगा ना, क्योंकि इसमें सिर्फ 2015, 16, 17 का ही डेटा है या उतनी ही डेट्स है इसमें। करेक्ट? समझ रहे हो? तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए मेरे पास दूसरा फंक्शन है। जैसे मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ। कमेंट करने का और एक तरीका कैसे कि मैंने यहाँ पे ये स्लैश डाला, देन स्टार, वहां से वो कमेंट करना स्टार्ट करेगा। मुझे यहाँ वो कमेंट बंद करनी है, तो अगेन स्टार एंड स्लैश, तो इतना पार्ट जो है वो कमेंट हो गया। और यहाँ पे मैं डायरेक्टली यूज कर रहा हूँ कैलेंडर एटो। ये कैलेंडर फंक्शन हमने देखा, कैलेंडर एटो। एटो के अंदर कुछ पास नहीं करना आपको, बस कैलेंडर एटो एंटर। ये देखो अभी कैलेंडर जो बना वो 1910 से बना है ये कैलेंडर। इसमें से अगर मैंने ईयर देखे तो देखो ईयर कितने हैं। पहले के कैलेंडर में 15, 16, 17 3 ही ईयर थे। यहाँ पे देखो कितने ईयर आ गए। क्यों आ गए? कि ये कैलेंडर एटो क्या करता है कि आपके जो टेबल है, इस यहाँ के सारे टेबल्स को वो अपने आप एनालाइज कर लेगा, जितने भी डेट के कॉलम है, और उन डेट के कॉलम में सबसे मिनिमम डेट कौन सी रहेगी वो डेट ले लेगा, और सबसे मैक्सिमम डेट कौन सी है वो ले लेगा। तो ये वाला कैलेंडर एटो से जो बना हुआ कैलेंडर है, आप किसी भी टेबल के लिए यूज कर सकते हो। दोनों फंक्शन समझ में आ गए, कैलेंडर एटो एंड कैलेंडर? Yes, sir. Yes, sir. मोस्ट ऑफ द टाइम अपन ये वेरिएबल या कैलेंडर फंक्शन यूज नहीं करते, हम डायरेक्टली यूज करते हैं कैलेंडर एटो। डायरेक्टली कैलेंडर एटो से एक कॉलम बना लो डेट का, और उसके बेसिस पे बाकी के कॉलम बना लो। क्लियर है?
काय आहे ऑटोमध्ये म्हणजे ऑटोमधील जेवढी समझ रहे हो? अभी एक Yes. बात मुझे बताओ कि ये जो कैलेंडर यूजिंग डैक्स का ये जो टेबल है, ये जो मैंने यहाँ पे बनाया, या इस कैलकुलेशंस में जो मैंने कैलकुलेटेड कॉलम्स बनाया अपन ने, इन शॉर्ट ये कैलेंडर यूजिंग डैक्स बनाया अपन ने यहाँ पे, ये ऐड कॉलम्स का टेबल बनाया, देन ये सेलेक्ट कॉलम्स का बनाया, या इस कस्टमर टेबल में अपन ने एक जैसे यहाँ पे एक हाई लेवल है ना, ये दो इनकम लेवल 1 एंड इनकम लेवल 2, ये भी तो एक नए कॉलम बनाए ना अपन ने इस कस्टमर के टेबल में। वो कॉलम को ये देखो, उसका जो डेफिनेशन है, उसका जो मार्क रहेगा वो ऐसे रहेगा, जो कैलकुलेटेड कॉलम्स बनते हैं आपके टेबल में वो ऐसे दिखेंगे एपेक्स में। ये तो इनबिल्ट कॉलम हो गए, ये पहले वाले कॉलम है, जो आपने बनाए होंगे कैलकुलेटेड कॉलम से वो ऐसे सेपरेटली दिखेंगे। ठीक है, तो अभी ये जो कैलकुलेटेड कॉलम है, ये जो कस्टमर के टेबल में मैंने जो ये दो कॉलम बनाए, ये दो कॉलम मुझे पावर क्यूरी में दिखेंगे क्या? ये दो कॉलम मुझे पावर क्यूरी में दिखेंगे? हाँ या ना? मैं ट्रांसफॉर्म जाकर मैं पावर क्यूरी में गया, यहाँ पे मैंने कस्टमर का टेबल ओपन किया और लास्ट में चला गया। यहाँ पे देखो लास्ट कॉलम कौन सा बना है, इनकम लेवल का ही बना है ना। मैंने तो इनकम लेवल 1 एंड 2 भी बनाए हुए हैं, वो यहाँ पे दिख रहे हैं क्या? नहीं और वो जो दो दो या तीन अपन ने कॉलम बनाए, कैलेंडर यूजिंग डैक्स वाला जो कैलेंडर बनाया, सिलेक्ट और ऐड कॉलम, सेलेक्ट कॉलम्स, वो भी यहाँ पे नहीं दिख रहा है ना। नहीं सर। तो कैलकुलेटेड कॉलम से या डैक्स से बनाए हुए टेबल्स या कॉलम्स आपको पावर क्यूरी में नहीं दिखाई देंगे। इसीलिए डैक्स से बना हुआ जो भी कुछ रहेगा कैलकुलेटेड कॉलम्स वगैरह, उसको आपको पावर बीआई डेस्कटॉप पे ही उस पर काम करना पड़ेगा। पावर क्यूरी में जो बनाते हैं वो पावर बीआई डेस्कटॉप में लोड हो जाता है, लेकिन पावर बीआई डेस्कटॉप में आप डैक्स का यूज करके जो बनाते हो कैलकुलेटेड कॉलम्स, टेबल्स वगैरह, वो पावर क्यूरी में नहीं देख सकते। मतलब आप सोचोगे कि मैंने एक कॉलम बनाया हुआ है डैक्स के थ्रू, एंड देन मैं पावर क्यूरी में जाके उस कॉलम के ऊपर कुछ परफॉर्मेशन या ऑपरेशन करूंगा, नहीं, ऐसे नहीं होगा। कैलकुलेटेड कॉलम टेबल आप जो डैक्स से बनाते हो, आपको उसको डैक्स को यूज करके ही वो बाकी के ऑपरेशन उस पर करने पड़ेंगे। समझे? क्लियर है? चलो हाँ ना, कुछ तो भी बोलो ब्रदर। यस सर। यस सर। ठीक है ना? सो मेरे पास किसी को कुछ डाउट है? बस ये चीज हमेशा याद रखने की, कैलकुलेटेड कॉलम्स या टेबल्स जो भी डैक्स के थ्रू आप बनाते हो वो पावर क्यूरी में नहीं दिखते हैं। तो अगर वैसे अगर होता, वो दिखता। हाँ बोलो, कुछ बोल रहे थे क्या? नो सर। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि अगर वो दिखता कि जैसे पावर क्यूरी में कैलकुलेटेड कॉलम के थ्रू अगर मैंने कुछ कॉलम बनाए होते और दिखता, तो वो सिंपल हो जाता ना हमारे लिए। कैलेंडर यूजिंग डैक्स के लिए तो अपन ने फिर वो डेट का कॉलम बना लिया था, तो ये बाकी के कॉलम डैक्स से बनाने की जरूरत नहीं थी ना। मैं सीधा पावर क्यूरी में जाता और कॉलम बना लेता फटाफट। तो डैक्स से बनाया हुआ वहाँ पे पावर क्यूरी में नहीं दिखता है, इसलिए बाकी का जो ऑपरेशन था वो सारा हमें डैक्स के थ्रू ही बनाना पड़ा। मेरे पास एक टेक्स्ट फाइल है, ठीक है, ये देखो ये वाली, ये कैलेंडर यूजिंग डैक्स है। आप सिंपली इसको कॉपी कर लो, अपने यहाँ पे पेस्ट कर लोगे तो एक कैलेंडर बन जाएगा। ठीक है, ये मैं फाइल भेज दूंगा, इसको हैंडी रखने का, हमेशा कैलेंडर बनाना है तो इसको कॉपी कर लो, पेस्ट कर लो, अपने नया टेबल ले लो, वहाँ पे पेस्ट करके ये बन जाएगा। ओके।
ये मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा। नेक्स्ट मेरे पास कुछ टेक्स्ट फंक्शन है, टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन है। ये फंक्शन भी मैं टेक्स्ट फाइल आपको सेंड कर रहा हूँ। इसको यूज कैसे करने का, लेट्स से टेक्स्ट फंक्शन को ओपन कर लेने का, कॉपी कर लेने का इसको, कंट्रोल सी। ये कैलकुलेशन का जो आपका एक सेपरेट टेबल होगा उसमें डायरेक्टली एक नया मेजर बनाओ और वो यहाँ पे पेस्ट कर दो और इंटर बोल दो। यहाँ पे जैसे रिटर्न रिटर्न में ये सारे वेरिएबल्स बने हुए हैं और रिटर्न में मुझे जो वेरिएबल देखना है, लेट्स से यहाँ पे इस वाले से कार्ड पे मैंने वो टेक्स्ट फंक्शन वाला जो मैंने अभी डाला वो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। और उस टेक्स्ट फंक्शन को मैं ओपन कर रहा हूँ, तो अभी रिटर्न क्या कर रहा है, कॉन्किनेट जो वेरिएबल था, कॉन्किनेट नाम का वेरिएबल, कॉन्किनेट ये वेरिएबल का फंक्शन क्या है, कॉन्किनेट टेक्स्ट वन टेक्स्ट टू। टेक्स्ट वन टेक्स्ट टू क्या है, रोहित एंड अग्रवाल, ये दो टेक्स्ट वन टेक्स्ट टू के वेरिएबल है। वो वेरिएबल यहाँ पे कॉन्किनेट फंक्शन के अंदर दिए हुए है। तो कॉन्किनेट रिटर्न करने के बाद मुझे रोहित अग्रवाल ऐसे आउटपुट मिल रहा है, रोहित अग्रवाल ऐसे आउटपुट मिल रहा है। तो हर एक जो टेक्स्ट फंक्शन है, हर एक जो वेरिएबल है, उसको आपको रिटर्न करना है। लेट से मैं मुझे कॉन्किनेट नहीं देखना है, रिटर्न के बाद लेट से मुझे देखना है ये जो कोड है या ये जो लेफ्ट वाला वेरिएबल है ये क्या आउटपुट दे रहा है। तो उसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, रिटर्न के बाद उसको पेस्ट करके इंटर कर रहा हूँ। लेफ्ट वाला क्या आउटपुट दे रहा है, लेफ्ट टेक्स्ट वन फर्स्ट टू कैरेक्टर, टेक्स्ट वन के फर्स्ट टू कैरेक्टर आर एंड ओ, वो आउटपुट मिलना चाहिए आर ओ, तो वो आपको आउटपुट दे रहा है यहाँ पे। ऐसे टेक्स्ट फंक्शन के वेरिएबल्स, हर एक वेरिएबल चेक करो कौन सा वेरिएबल क्या आउटपुट दे रहा है, वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, ठीक है। ये जो मैंने आप थोड़ी देर पहले हमने यूज किया, लेफ्ट फंक्शन यूज किया, राइट। तो ये लेफ्ट फंक्शन के या टेक्स्ट फंक्शन के कुछ डैक्स या डैक्स है, कैसे रीड करने के, कैसे रन करने के, समझ में आया। Yes, sir. सेम वे और एक डैक्स फंक्शन है टाइम इंटेलिजेंस का, इसको भी कॉपी कर लेने का। अगेन यहाँ पे न्यू मेजर में जाने का और पेस्ट कर देने का। अभी यहाँ पे ये टोटल सेल्स और कैलेंडर डिम ऐसा दो दिखा रहा है ना, ये इसलिए दिखा रहा है क्योंकि इसको ये जो नाम है टोटल सेल्स एंड कैलेंडर डिम, ये यहाँ पे नहीं मिल रहा है आपके यहाँ पे वो मेजर नहीं है या टेबल नहीं है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, लेट्स से फॉर एग्जांपल ये टोटल सेल्स का जो मेजर है इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, नाम, इसका नाम कॉपी कर रहा हूँ, हाँ। एंड देन मेरे पास जो कैलकुलेशन में एक मेजर है टाइम, जो अपन ने समेक्स वाला जो बनाया ना, टोटल सेल्स यूजिंग समेक्स वाला, कहाँ पे गया वो, ये टोटल सेल्स यूजर, इसको मैं क्या करता हूँ, रीनेम करता हूँ टोटल सेल से। एंड जो अपना कैलेंडर टेबल जो अभी यूज में है, कौन सा यूज में अपना, ये कैलेंडर डिम यूज में है ना, इसका भी रीनेम कर देता हूँ नाम। रीनेम क्या करूँगा, टोटल टाइम इंटेलिजेंस, कहाँ पे गया ये वाला टाइम इंटेलिजेंस, ये इसका नाम जो है कैलेंडर डिम, इसको कॉपी कर रहा हूँ। मेरा जो कैलेंडर डिम है जो कनेक्टेड है वो ये वाला है, इस पर डबल क्लिक करके वो यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। एंड नाउ अगर मैं अभी देखूँ तो टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन पे कुछ भी एरर नहीं है, अभी सारी एरर निकल गई है। सेम वे वेरिएबल्स के साथ फंक्शंस दिए हुए, डेट एंड, डेट्स बिटवीन, डेट डिफ, ऐसे सारे फंक्शंस दिए हुए। ईच फंक्शंस क्या आउटपुट देता है, जैसे डेट एड, यहाँ पे कैलकुलेट टोटल सेल, डेट एड में -1 मंथ, मंथ का इंटरवल दिया हुआ है। तो डेट एड फंक्शन को एक मैट्रिक्स विजुअल लेने का, उसमें ये डेट वाले फंक्शन जैसे इस वाले में अपन ने किया था, राइट, ऐसे ये वाला मैट्रिक्स विजुअल जो है, जैसे अपन ने उसमें डेट, ईयर, क्वार्टर, मंथ डाला था, देन हर एक वेरिएबल जो है वो वेरिएबल इसमें डालो। लेट्स से
अभी ये डेट ईयर क्वार्टर है मेरे पास, एंड मैं क्या करता हूँ, टोटल सेल भी इसमें ले लेते हैं अपन, ठीक है, इतना है मेरे पास। अभी जो टाइम इंटेलिजेंस का फंक्शन है उसको भी मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। टाइम इंटेलिजेंस का फंक्शन जो है अभी क्या आउटपुट में दे रहा है, एंड ऑफ द मंथ दे रहा है। एंड ऑफ द मंथ कहाँ पे, यहाँ पे एंड ऑफ द मंथ क्या रिटर्न कर रहा है, कैलेंडर ड्यू डेट, वो मंथ की एंड डेट रिटर्न कर रहा है। तो अगर मैंने यहाँ पे देखा कि ये जनवरी है, जनवरी का एंड डेट क्या है, 31 ऑफ जनवरी, फरवरी का एंड डेट 28, मार्च का 31, राइट। सेम वे बाकी की जो फंक्शन है, जैसे मान लो कि ये डेट ऐड फंक्शन है, तो मुझे ये एंड ऑफ द मंथ नहीं देखना है, मुझे डेट ऐड देखना है, तो मैं इस डेट ऐड को कॉपी करके इस रिटर्न के बाद डाल रहा हूँ और इंटर प्रेस कर रहा हूँ। अभी डेट ऐड मुझे क्या आउटपुट देगा, एक मंथ पीछे वाला, फरवरी के लिए वो एक मंथ पीछे, एक मंथ का इंटरवल दिया है अपन ने, तो 532.226 के सामने वो 585 की वैल्यू देगा। ऐसे चेक करो हर एक फंक्शन टाइम इंटेलिजेंस में कि क्या आउटपुट मिलता है आपको, और समझने की कोशिश करो कि हर एक फंक्शन कैसे, इतने सारे फंक्शन है जो इम्पोर्टेंट है। कुछ फंक्शन समझते नहीं है, देन विल डिस्कस ऑन दिस, बट फर्स्टली यू ट्राई ऑन इट। क्लियर है? यस सर। कुछ डाउट है इसमें? हेलो, नो सर। ठीक है, तो आज यहाँ पर रुकते हैं अपन। आज बहुत सारे फंक्शंस और बहुत सारा कुछ आपको दिया हुआ है आउटपुट मैंने। सो कल तो छुट्टी है, कल इसका यूटिलाइज करो, अच्छे से इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। रिकॉर्डेड लेक्चर तो आपके साथ है ही, कुछ नहीं समझा तो लेक्चर देख लो, और फिर भी नहीं समझता तो मंडे के लेक्चर को पूछो, लेकिन उस पर एक दिन दो उसको कल का, उस पर थोड़ा प्रैक्टिस करो, देखो हर एक फंक्शन क्या क्या डिनोट करता है, क्या आउटपुट देता है। ओके, यस सर। मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे वो टेक्स्ट फंक्शन, टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस और कैलेंडर टेबल का टैक्स, ये तीनों चीज़ें वहाँ पे पुट कर रहा हूँ। ओके, यस सर। चलो फिर मिलते हैं मंडे को। बाय, टेक केयर, हैप्पी वीकेंड। बाय सर। बाय सर। बाय सर।